नकली डॉक्टर और नकली दवाइयों का परिचलन चलने लगा है। कभी कभी डिलेड जो है ट्रीटमेंट जो है वो बहुत बड़ा हम लोग के लिए एक चैलेंज हो जाता है। मुंह ही स्वच्छ नहीं है, आप हाथ तो धो लेते हैं खाना खाने से पहले, अपने है कलर अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है टंग में, तो इसका मतलब है कि पेशेंट इज़ एनीमिक। नीम के दातून का क्या है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है। नीम का दातून, चूँकि आपको पता है कि खुद नीम का पेड़ ही एक मेडिसिन का फॉर्म है। सवाल है ये कि आने वाले समय में गायत्री डेंटल क्लिनिक में आने वाले 5-10 सालों में ये लोगों को और क्या सुविधा आप ऐसी दे सकते हैं जो समाज सेवा के तौर पे एक नया आयाम जो है बिहार में और पूरे भारत में लिखा जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांश और आप देख रहे हैं द अनफिल्टर्ड बिहार का दूसरा एपिसोड। दूसरे एपिसोड को शूट करने से पहले जब मैं यहाँ आ रहा था तब मेरी बात मेरी महबूबा से हुई और फिर मेरे दिमाग में एक गाना आया। उस गाने के बोल थे, तू मुस्कुराए तो दिल को चैन आए, तेरी छोटी सी हंसी पे मेरा दिन बन जाए। और मैं उसको ये बात समझा रहा था कि ज़िंदगी में मुस्कुराना कितना ज़रूरी है। फिर वो मेरे ऊपर झुंझला उठी। वो मुझे कहती है, मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ चल रही है और तुम मुझे मुस्कुराने की सलाह दे रहे हो। फिर मैंने अपना सिर पकड़ लिया और मैं सोचने लगा कि जिस मुस्कुराहट को पाने के लिए पूरी दुनिया इतनी जद्दोजहद कर रही है, इसके पास इतनी परफेक्ट स्माइल है, इतनी अच्छी ये मुस्कुराती है और ये मुस्कुराना ही नहीं चाहती है। आप सोचो कि दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो किसी मेडिकल कंडीशन के कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण अपनी मुस्कुराहट खो देते हैं। जो दिन में 50 बार अपने आप को शीशे में पहले देखा करते थे, वो एक बार भी अपने आप को शीशे में नहीं देख पाते, अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाते हैं। तब क्या होता है? तब होता ये है कि उनके लाइफ में एंट्री होती है मैक्सोफेशियल सर्जन की। और एक ऐसे ही मैक्सोफेशियल सर्जन जो न जाने कितने लोगों की उन्होंने मुस्कुराहट संभाली है और उनको जीने का नया आत्मविश्वास दिया है, जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में बड़े बड़े कारनामे किए हैं और बहुत नाम कमाया है, जिन्हें हेल्थ आइकन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहा था कि कब मुझे दर्शकों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशन, हम लोग के पास बहुत कम समय रहता है, जी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी वार्तालाप से समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, लोग अपने हेल्थ के बारे में समझें, क्योंकि मुख जो होता है वो दर्पण जो है होता है पूरे शरीर का। तो इसीलिए हम चाहते थे, बहुत पहले से चाहते थे, और आपका यहाँ आना ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे इस विषय में बात करने का अवसर मिलेगा। इस आपके आने के लिए, मुझे बुलाने के लिए अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत आभार। नहीं, आपका धन्यवाद, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल में से आप टाइम निकाले। थैंक यू सो मच। तो हम चर्चा करते हैं। मैंने बचपन से ये बात सुनी थी कि हमने सुना था कि दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। नॉर्मल भाषा में लोग यही कहते हैं कि डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। ये नया जो टर्म है मैक्सोफेशियल सर्जन, ये है क्या और इनका काम क्या होता है, ये आप दर्शकों को बताइए। जी देखिए, डेंटिस्ट्री जो है पहले MBBS के अंतर्गत ही इसको रखा गया था, लेकिन जब देखा गया कि इसमें डेंटिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनरल MBBS के कोर्स से अलग है। इसमें टेक्निकल कुछ काम भी होते हैं, हैंड का स्किल भी है, तो इस वजह से इसको क्या किया गया कि 1980s में इसको ग्रुप आउट कर दिया गया MBBS से, और इसके बाद इसको एक अलग ब्रांच बनाया गया। आप आश्चर्य करेंगे ये जान के कि दंत विभाग में सिर्फ एक मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक विभाग नहीं है, ऐसे ऐसे 9 ब्रांच है। पीडियाट्रिक सर्जरी का अलग ब्रांच है, पेरियोडोंटिस्ट का अलग ब्रांच है जो मसूड़े का देखभाल करते हैं, इसके बाद ऑर्थोडोंटिस्ट जो टेढ़े मेढ़े दांत है उसके लिए ऑर्थोडोंटिस्ट एक अलग ब्रांच है, जो आपका सर्जिकल ऑन्कोलॉजी होता है उसके लिए आपको ओरल पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज हैं जिसमें कि हमें मतलब कि अलग अलग काम करना पड़ता है। इसमें कुल मिला के दंत विभाग में 9 ब्रांचेज है, जिसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। UG के बाद जो PG होता है, MDS होता है, इसमें स्टूडेंट्स 9 विभाग होते हैं, इसमें से कोई एक चूज करते हैं और उसके हिसाब से अपनी चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अमित कुमार बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेल्थ आइकन अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर अमित कुमार, जिन्होंने BDS किया, MDS किया और इतना नाम कमाया इतनी कम उम्र में, इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? किस तरीके से पढ़ाई करें? जो 12th में बच्चे हैं, 10th में बच्चे हैं, उनके लिए एक रोड मैप। देखिए, सबसे पहले तो होता है कि जो आप हेल्थ सेक्टर में आते हैं और आप मेडिकल फील्ड में आते हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में बचपन से ही ये होना चाहिए कि ये एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है,
ये जो है एक समाज को जोड़ने का जरिया है, समाज को स्वस्थ रखने का जरिया है, जिसमें मैं अपनी भागीदारी कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि जीवन का अंतिम उद्देश्य है सेवा। अगर आप सेवा करते, सेवा का माध्यम कोई भी हो सकता है, आप पत्रकारिता के माध्यम से अपनी सेवा दे रहे हैं, हम मेडिकल फील्ड में रह के लोगों को उसकी मुस्कुराहट लौटा के अपनी सेवा दे रहे हैं, तो हर लोगों का अपना अपना काम है। मेरे लिए इसमें आना बड़े सौभाग्य की बात है, ठीक है, मैं आया इसमें और पूरे तन मन धन के साथ में लोगों की इसमें सेवा कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे एस्पायर कर रहे हैं मेडिकल फील्ड को, देखिए कोई भी ब्रांच, कोई भी फील्ड अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसमें काम करने वाले व्यक्ति अच्छे या बुरे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें लोग सेवा भाव से जुड़े और ये उद्देश्य लेके जुड़े कि हमें जो है समाज की सेवा करनी है। तो अमित कुमार बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं तो एक समाज का एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, उस कड़ी में जुड़ा हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि लोग आए, पढ़े, इस फील्ड को समझे और अपनी सेवा प्रदान करें। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो नीट का प्रिपरेशन करते हैं और उनका होता है कि एमबीबीएस करना है, और एमबीबीएस नहीं होता तो क्या करते हैं, आत्महत्या की तरफ बढ़ जाते हैं। तो एक फील्ड बीडीएस भी है, एमडीएस भी है उनके लिए, इस बारे में उनको थोड़ा सा आप ज्ञानवर्धन कीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी फील्ड अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसको काम करने वाले व्यक्ति अच्छे या बुरे होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप तत्पर होकर तन्मयता के साथ और समाज की सेवा भाव लेकर चलते हैं तो कुछ भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक फील्ड नहीं है हमारे लिए, दूसरा फील्ड है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, हमें अपना बेस्ट देना है जिस फील्ड में भी है। तो बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस फील्ड में भी है, कैरियर के ऑप्शंस को खुला रखें और अपने लिए एक्सप्लोर करें चीज़ें। किसी भी पोस्ट पे आप जाए तो वहाँ पे अच्छे तरीके से आप अपनी सेवा दें, तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। और मैं चाहूँगा कि इसमें जो पेरेंट्स होते हैं उनकी भूमिका ही बहुत अहम है। वो बच्चों पे अनावश्यक जो है वो प्रेशर क्रिएट ना करें। मैं चाहता हूँ कि वो बच्चों को उनके अकॉर्डिंग जो है ढलने का और जीने का संबल दे, मौका दे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे किसी बच्चे ने 10th कर लिया और उसको बीडीएस करना है, तो उसको 12th में क्या करना पड़ेगा? 12th के बाद कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है जो वो दे? कौन से कॉलेजेस हैं, इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं? क्या बाहर से भी, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो बाहर से करना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे देश है जहाँ से बीडीएस और एमडीएस की पढ़ाई अच्छी होती है, ये आप बताइए। देखिए, जैसे एमबीबीएस की आपने परीक्षा पास करनी होती है नीट के थ्रू, उसी तरीके से 10th के बाद नॉर्मल ग्रेजुएशन बायोलॉजी से अगर आपने कर रखा है, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम होता है। नीट के एग्ज़ाम में अगर आपका मार्क्स जो है आया है 450 के आसपास, 300 के आसपास, तो आपको जो है कॉलेजेस मिल जाते हैं। देश में बहुत सारे सरकारी कॉलेज हैं और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया में लगभग 250 के करीब जो है जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जहाँ तक विदेश की बात है तो यहाँ से आप बीडीएस करके फॉरेन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ कुछ बेसिक टेस्ट्स होते हैं, वो सब क्लियर करके आप बाहर में भी जो है अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। आपका जो ये आप जो काम कर रहे हैं, लगातार इतनी लोगों की सेवा कर रहे हैं, लगातार आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो इसकी शुरुआत किस साल से हुई थी, आपको कुछ याद है? देखिए, मैंने अपना बीडीएस जो है 2010 में शुरुआत किया था। 2015 के करीब मैंने अपना बीडीएस फाइनल किया। इसके बाद इन कंटिन्यूएशन मैंने अपनी एमडीएस जो उच्चतम शिक्षा है उसको ही मैंने प्राप्त किया। मेरे पास बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज इन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी भी है और बहुत सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के ही मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं। मैंने अलग अलग जगहों से उसे प्राप्त किया है, सीखा है। तो अभी मेरा वर्तमान में जो क्लिनिक है इमली चट्टी में है, अखाड़ा घाट में, और मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैं 2017-18 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज 2025 हो रहा है। मैं 2025 तक अपनी सेवाएं अभी तक दे चुका हूँ। लगभग 7 से 8 वर्ष से मैं इस फील्ड में हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज इस फील्ड में आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज इसमें फील्ड में है पेशेंट्स को देखते हुए अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देना। क्योंकि आप बीइंग ए फिजिशियन, आप क्या करेंगे, पेशेंट्स को दवा लिखेंगे। आपने दवा लिखा, टेस्ट चेकअप किया। इसमें क्या है कि आपको, चूँकि ये बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी है, तो बीइंग ए सर्जन आपको पेशेंट का काम करना होता है। तो इसमें जो एर्गोनॉमिक्स है, एर्गोनॉमिक्स कहने का मतलब जो पोस्चरल डिसबैलेंस होता है, ये भी ध्यान देना है डॉक्टर्स को अपने लिए। इसमें क्या होता है, कैरियर बहुत शॉर्टकट होता है। अगर आपने अपना शरीर का देखभाल नहीं किया पेशेंट को देखते हुए, तो पोस्चरल डिसबैलेंसेस डॉक्टर्स में देखे गए हैं। तो सिटिंग प्रॉपरली ये होना चाहिए। आप पेशेंट का जो काम कर रहे हैं उसमें पोस्चर मेंटेन करते हुए काम करें। इवन आप सर्जरीज प्लान कर रहे हैं तो शॉर्ट सर्जरीज रखें।
इसमें ओवर बर्नआउट होने की आवश्यकता नहीं है, तभी आप अपना 100% दे पाएंगे पेशेंट्स को। पर्सनल और प्रोफेशनल जी, लाइफस्टाइल मेंटेन तो करना। मेरे लिए मुझे जो समझ में आता है पर्सनली, डेंटिस्ट्री इज ए वेरी चैलेंजिंग फील्ड, जहाँ पे आपको पेशेंट्स को डील करते हुए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आपके अभी तक के करियर में कोई ऐसा केस जिसने आपको अंदर से झकझोर दिया हो, और जो ऐसा केस भी जिसको आपको बहुत गर्व हुआ हो कि यार मैंने सही जो है फील्ड चुना है और लोगों की सेवा करने का मौका मिला है, वो साझा कीजिए। देखिए, मैं आपको, मुझे जो याद आ रहा है, मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। एक लड़का था, वो सुबह के समय दूध लाने कहीं जा रहा था। अच्छा। और टैंकर से जो है, वाटर टैंकर से उसकी जो है एक्सीडेंट हो गई। अच्छा। और सीवियरली ब्लीडिंग हो रही थी। वो बच्चा जो है गिरते पड़ते, और उसके गार्जियन नहीं थे उस समय, तो किसी ने उसको मेरे तक उसको पहुंचाया। मेरे पास जब वो आया तो बच्चे के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वो दूध लाने के लिए निकला हुआ था उसके जिम में, और चूँकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बिना रुके हुए मुझे उसको जल्द से जल्द उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी था। मैं ऐसा नहीं वेट कर सकता हूँ कि चूँकि ब्लीडिंग बहुत एक्सेस थी, तो मैं ऐसा वेट नहीं कर सकता हूँ गार्जियन आएंगे, प्रोटोकॉल है, ये फॉर्म भरो, ऐसे करो, ऐसे करो। कभी कभी क्या होता है कि समाज को आपको सेवा करने के लिए या किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए आपको अपने जो दायरे हैं उसको तोड़ने पड़ते हैं। मैंने उसका तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मैंने उनकी ब्लीडिंग स्टॉप की, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे उनके, और मैंने उसको स्टॉप किया। आप आश्चर्य करेंगे, तो बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए प्रोफेशनल, मैंने उस दिन उनसे चार्ज नहीं लिया। उनके पेरेंट्स काफ़ी दूर रहते हैं, उस बच्चे के पेरेंट्स ट्रेन पकड़ के दूर से आए। नेक्स्ट डे वो मुझसे मिले, और आप, मुझे पता नहीं था ट्रीटमेंट करते हुए कि बच्चा किस बैकग्राउंड का है, क्या है, नहीं है, मैंने कुछ उससे नहीं पूछा। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो आपको समस्तीपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का था, यहीं पढ़ाई करता था, और उसके जेब में उसके पिता के बिल्कुल पैसे नहीं थे जब आया। फटी लुंगी और फटा हुआ गंजी पहन के आए। वो छोटे छोटे सब्जी जो व्यापारी होते हैं रोड साइड गांव में, वो काम करते थे। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, डॉक्टर साहब मैं आपके जो भी ट्रीटमेंट कॉस्ट है मैं दे दूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप बच्चे को बस स्वस्थ हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, सबसे बड़ा पैसा ही नहीं है, मैंने, समझिए कि मैंने सेवा की है बच्चे की। वो चले गए, मैं भी भूल गया, वो भी भूल गए। वो 20-21 दिन बाद वापस आए, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने जो मुझे पैसे दिए, उन्होंने मेरे टेबल पे 10 के नोट, 5 के नोट और सिक्के बहुत सारे ला के दिए। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि ये बेचारा सब्जी बेचने वाले पिता एक अपने बच्चे के लिए बड़ी मेहनत से कमा के लाया ना। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो ट्रीटमेंट और वो केस मेरे दिल से इतना करीब था कि मैंने उनके सारे पैसे वापस कर दिए। वो इंसिडेंट सुन के और देख के आज भी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब कितनी अच्छी बात कही ना, कि कई बार हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में महंगे महंगे बिल हमें जमा करवाने के लिए कहा जाता है कि पहले बिल दीजिए फिर डॉक्टर साहब आएंगे देखेंगे। हमें डॉक्टर अमित कुमार जैसे और डॉक्टरों की बिहार में और पूरे भारतवर्ष में ज़रूरत है, जो कि ना जाति देखे, ना धर्म देखे, ना पैसा देखे, बस अपने पेशेंट का हालत देखे और उस हालत को देख के हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपने पॉडकास्ट के दूसरे ही एपिसोड में डॉक्टर अमित कुमार को ही क्यों लेकर आए हैं। अब मेरे पास यहाँ पे आप देखिए कि मेरे पास 2 हैं ये टूथब्रश जो हम हर रोज़ अपने डेली के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये 10 वाला टूथब्रश है और ये 50 वाला टूथब्रश है। क्या अंतर है दोनों में, और किस टूथब्रश का हमें रेगुलर जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए? जी देखिए, देखने से तो ये बिल्कुल कलर भी सेम है। हाँ। देखने से, जैसे आपने अगर नहीं बताया होता ये 50 की है और ये 10 की है, तो मैं शायद इसको पहचान भी नहीं पाता, क्योंकि इसमें रैपर और MRP नहीं लिखा हुआ। अब अगर मैं ब्रश की बात करूं, तो पेशेंट्स को या आम नागरिक को कैसे ब्रश चुनना चाहिए, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम होने वाली वस्तु है। जैसे आप खाना रोज़ खाते हैं, वैसे ब्रश करना भी रोज़ का पार्ट है, ड्यूटी है। तो सही ब्रश की तलाश कैसे करें? आप ओवर द काउंटर, OTC काउंटर्स पे, मॉल्स में, शॉप में बहुत सारे ब्रश है। आप प्राइस के बेसिस पे आप उसको खरीदते हैं, और ज़्यादा दाम का है तो अच्छा होगा, कम दाम का है तो ख़राब होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी संस्था है IDA, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, उन्होंने एक स्पेसिफिकेशन जारी किया हुआ ब्रशिंग को लेकर कि ब्रश का जो है
साइज कैसा होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, उसका टेपरिंग, यानी टेपरिंग कहने का मतलब उसका विड्थ कितना होना चाहिए, क्या वो अंदर की तरफ हमारे जो टूथ है उसको कवर कर पा रहा है या नहीं, इजी टू बेंड है या नहीं, क्या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, एक जो इसके ब्रिसल्स है उस ब्रिसल्स में कितने टफ्ट्स हैं, जैसे आप देखेंगे अलग अलग जो है, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, अलग अलग टफ्ट्स हैं, इसमें अलग अलग पतले पतले ब्रिसल्स हैं, कितने ब्रिसल्स का मिलके बना हुआ है, और क्या वो पूरे टूथ को कवर कर रहा है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को, स्पेसिफिकेशन को देखते हुए हमें ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए, ना तो हमें बहुत सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि ब्रशिंग जो है उस पर ना बहुत अधिक समय देना चाहिए, ना बहुत कम समय देना चाहिए। आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, लोग जल्दी जल्दी ब्रश करते हैं और निकल जाते हैं ऑफिस। कम से कम 2 से 3 मिनट ब्रशिंग पे अवश्य दें। एवरेज टाइम 2 से 3 मिनट। और आपने ब्रिसल्स की जैसे बात की, तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक का ब्रिसल्स मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिखाई दे रहा है और एक का ब्रिसल्स बहुत खुरदुरा दिखाई दे रहा है। तो ये ब्रिसल्स का कितना बड़ा रोल होता है हमारे ब्रशिंग जब हम करते हैं उसमें? क्योंकि कई बार जब ब्रिसल्स हार्ड होते हैं तो मुंह में लग जाता है और वहाँ पे छिल जाता है, कट लग जाते हैं, फिर वो छाले में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो ये ब्रिसल्स का कितना बड़ा रोल है? देखिए, ब्रिसल्स जो है, जैसे मैंने बताया, ना तो बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, ना बहुत हार्ड होने चाहिए। क्योंकि जैसे आपने बताया कि अल्सर होने का कारण या बहुत सारे बार चोट लग जाता है। इसमें एक और फैक्टर है कि इनेमल जो होता है, जो हमारे दांत का ऊपरी लेयर होता है, उसमें क्या होता है, जैसे हम ब्रशिंग करते समय उसका भी एक अपना सहने की फोर्स होती है। अगर आप रेगुलर ब्रशिंग करेंगे, जिसको विगरस ब्रशिंग बोलते हैं, जैसे कि फास्ट ब्रशिंग करते हैं कुछ लोग बहुत स्लो करते हैं, तो आप विगरसली अगर फास्ट अगर आप हार्ड ब्रश से आप ब्रिसल्स यूज कर रहे हैं और ब्रशिंग कर रहे हैं, तो आपके दांत में एब्रेजन हो जाएगा। एब्रेजन मतलब होता है दांत घिस जाएंगे, ऊपर के लेयर जो है इनेमल लेयर हट जाएगा। और इसी वजह से आप देखेंगे पेशेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का ये जनरल कंप्लेंट्स है, सेंसिटिविटी जो है होता है। सर आते हैं, सबसे पहले बोलते हैं सर ठंडा या गर्म लगता है। उस ठंडा और गर्म को लगने में वन ऑफ द रोल जो है ब्रिसल्स का भी है। अगर सॉफ्ट ब्रिसल होगा तो इम्पैक्ट जो है उसका वो इनेमल के रैप्चर होने में कम होता है। तो इसीलिए जो है अच्छा ब्रश और सॉफ्ट ब्रिसल होना बहुत ज़रूरत है। अच्छा ब्रश और सॉफ्ट ब्रिसल्स होना। आपने सेंसिटिविटी की बात की, तो जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे दांतों में तुरंत झंझनाहट महसूस होने लगती है। तो किस मतलब जगह पे हमें जाके ये एहसास होगा कि नहीं हमारे इनेमल ख़राब हो रहे हैं, सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है? और क्या सेंसिटिविटी किसी बड़ी बीमारी का भी रूप ले सकती है? देखिए, जैसे मेरे जितने भी पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको बड़ी आम भाषा में समझाता हूँ कि जैसे नारियल है, कोकोनट में 2-3 लेयर होता है, उसी तरह दांत का भी 2-3 लेयरिंग होता है। ठीक है ना? पहला इनेमल होता है, फिर डेंटिन होता है, फिर सीमेंटम होता है, रूट में सीमेंटम आप देखेंगे, और उसके अंदर डेंटिन के अंदर पल्प होता है। जैसे नारियल के 2-3 लेयर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इनेमल जो होता है वो सबसे ऊपरी लेयर है, और पल्प जो होता है वो सबसे अंदर का लेयर है। पल्प को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में नस बोलते हैं। जो दांत के अंदर जो नर्व्स होते हैं वो पल्प होता है। अगर हमारा जो टूथ है वियर हो गया, यानी ऊपर से घिस के वो इनेमल लेयर से डेंटिन लेयर में पहुंच गया, तो डेंटिन लेयर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोरोसिटी होती है। वो क्या होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। ओपन होने की वजह से आप जैसे ही कुछ ठंडा लेंगे या कुछ गर्म लेंगे, वो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू, यानी उस छिद्र के थ्रू पल्प तक पहुंचते हैं। और पल्प क्या होता है, चूंकि नस होता है तो नर्व इनर्वेशन होता है, नस में पहुंचते ही हमें जो है जोर की कनकनाहट महसूस होती है। तो मैं पेशेंट्स को हमेशा बोलता हूँ अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि एक बार नस में सनसनाहट होने लगी, एक बार अगर दर्द स्टार्ट हो गया तो पल्प में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि कभी कभी बहुत सारे एब्सेस का फॉर्म लेता है। बहुत केसेस में जब पेशेंट निगलेक्ट करते हैं या खुद से मेडिकेशन करते हैं तो स्पेस इन्फेक्शन होता है। ठीक है ना? स्पेस इन्फेक्शन के बाद सेलुलाइटिस होता है, लुडविंग एंजाइना हो सकता है एक बीमारी, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसीलिए कोई भी इन्फेक्शन को, या बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है जिसकी वजह से वो हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो डेंटल एब्सेस को या किसी भी फॉर्म के एब्सेस को हमें इन निगलेक्ट नहीं लेना चाहिए, और हमें तुरंत से तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है हम देखते हैं कि नकली डॉक्टर और नकली दवाइयों का परिचलन चलने लगा है। आपने मुझे एक कहानी भी अभी सुनाई थी, जो मैं चाहूँगा जनता को भी आप बताइए कि किस तरीके से दवाइयों में डिस्काउंट देकर और असली और नकली दवाइयों के बीच लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, पता चलता है और लोग नकली दवाइयाँ ही खाने लगते हैं।
तो ये स्टोरी जो आपने मुझे बताई कैमरे के पीछे, वो आप, मैं चाहूँगा कैमरे पर लोगों को बताएं। देखिए, बीइंग ए डॉक्टर मैं समाज को यही जागरूक करता हूँ कि आप दूरी मत देखिए, आप पैसे मत देखिए। हेल्थ जो है एक ऐसा विषय है जो एक प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए। गवर्नमेंट भी आजकल अलग अलग जगहों पे पीएचडी के थ्रू के माध्यम से, गवर्नमेंट कॉलेजेस के माध्यम से बहुत सारी डेंटल फैसिलिटीज़ जो है ला रही हैं। तो उसमें भी आपके पास अगर आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर है तो आप वहाँ भी जाकर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जहाँ तक सवाल मेडिकेशन का है, आप फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि अच्छे डेवलप कंट्रीज़ में या फॉरेन कंट्रीज़ में देखेंगे ओटीसी मेडिकेशन का कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा। आपको अगर छोटी सी पैरासीटामोल की भी अगर गोली लेनी है तो आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकेशन नहीं ले सकते। सरकार को इस रूप में इस चीज़ पे बहुत ही मतलब कि सीरियसनेस दिखानी होगी, कानून लेके आना होगा, क्योंकि ओवर द काउंटर लोग ड्रग बेच रहे हैं, जिससे क्या है कि अच्छे और बुरे ड्रग्स की पहचान और क्या पेशेंट्स के लिए उचित रहेगा ये एक फार्मासिस्ट तय नहीं कर सकता है जब तक डॉक्टर उसको चेकआउट ना करे। तो मैं आग्रह करूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि पेशेंट्स कोई भी हो उनको डॉक्टर से बिना दिखाए ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में चूँकि आपको पता है हर चीज़ में मिलावट का दौर है, तो अच्छे और बुरी चीज़ हर जगह उपलब्ध है। तो सस्ते की जगह पे अपनी जान के साथ खिलवाड़ ना करें, अच्छी मेडिकेशन ले, अच्छे डॉक्टर से दिखाएं। डॉक्टर के बिना राय के आप कभी मेडिकेशन ना लें। जन औषधि केंद्र जो खुला है, क्या आपको लगता है वो जन औषधि केंद्र जो है लोगों के लिए मददगार है? और जो पैसे में बहुत पैसे लगते हैं दूसरे दुकानों में, जब हम नॉर्मल शॉप में जाते हैं दवाइयाँ लेते हैं, और जन औषधि केंद्र में उसके मुकाबले कम पैसे लगते हैं, क्या वो मददगार है लोगों के लिए? दवाइयाँ खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए, क्या लगता है? देखिए, ये मैं ये मानूंगा, इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल है जो ये जन औषधि केंद्र जो है खोला गया हर जगह पे, एक निम्न वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मेडिसिन के लाइन में क्वालिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्वालिटी इंस्पेक्शन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो क्या होता है कि कैरी करने में, मेडिकेशन का ट्रांसपोर्टेशन के क्रम में आप देखेंगे मेडिसिन के रैप के ऊपर लिखा होता है स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस। जी। ठीक है, तो ये क्यों बोला गया? मान लीजिए कि आप किसी विमान से या किसी बस में या ट्रक में या किसी माध्यम से आप लेके आ रहे हैं, क्या वो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मेंटेन्ड है? क्या वो कूल और ड्राई प्लेस के थ्रू आ रहा है पैकेजिंग में? क्या पैकेजिंग में उसको मिस हैंडलिंग हुई है या नहीं हुई है? तो ये क्या आप अपने इवन शॉप में रख रहे हैं तो क्या आप मॉइस्चर कंट्रोल कर रहे हैं? आप देखेंगे बहुत सारे मेडिसिन में मॉइस्चर कंट्रोल के लिए सिलिका जेल भी डला हुआ रहता है। तो कोई भी मेडिसिन अच्छा या बुरा जो है वो उसके क्वालिटी चेक के बेसिस पे जो है ये डिपेंड करता है। तो जन औषधि केंद्र एक बहुत अच्छा पहल है, लोगों को वहाँ अच्छी और सस्ती दवा मिल रही है। लेकिन मेरा आग्रह यही रहेगा, जो भी मेडिसिन वाले हों या जहाँ से भी ले रहे हैं, आप उसका क्वालिटी चेक सरकार को करना बहुत ज़रूरी है। क्या वो सही पैमाने के तहत जो है स्टोर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? आजकल रील पे बहुत ज़्यादा नए डॉक्टर निकल के सामने आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ज्ञान दे रहे हैं। उन्हीं एक डॉक्टर की कही हुई लाइन में आपको कोट करता हूँ, आप बताइएगा कि सही है कि गलत है। कहते हैं कि हम जब सुबह में उठते हैं तो हमारे मुंह का जो सैलिवा होता है वो हमारे गट फ्रेंडली होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठ के आप मुंह धोइए, आप पहले कुछ खा लीजिए, वो बैक्टीरिया आपके बॉडी में चला जाएगा, गट फ्रेंडली है, और फिर आप जितनी बार खाना खाइए उतनी बार ब्रश कीजिए। तो ब्रशिंग को लेकर बहुत ज़्यादा समाज में एक टैबू फैला दिया गया है कि खाने से पहले ब्रश करें, बाद में ब्रश करें, रात को ब्रश करें। तो कितनी बार ब्रश करना चाहिए, किस तरीके से ब्रश करना चाहिए, इसकी भी जानकारी जनता को दीजिए। देखिए, ये जो आपने प्रश्न पूछा है ये मैं समझता हूँ इस पॉडकास्ट का वन ऑफ द हाईलाइट होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग से आप सुनते आ रहे हैं कि उठ के एक लोटा पानी पी लो, ठीक है, बिना मुंह धोए हुए। इसमें कुछ मिथ भी है, कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ गलत बातें भी हैं। जैसे हमारा सलाइवा जो है वो बैक्टीरिया का कॉलोनी है, घर है। हमारा मुंह जो है वो बैक्टीरिया का घर है। अब जैसे समाज में अच्छे और बुरे लोग हैं, हर जगह गुड और बैड है, उसी तरह बैक्टीरिया भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया, एक होते हैं जो फ्रेंडली नहीं होते हैं, अनफ्रेंडली बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमारे जो जैसे दही है, मान लीजिए इन एग्जाम्पल, तो दही में भी प्रोबायोटिक्स है। दही में आपको लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया वो पाया जाता है। तो दही भी तो हम खा रहे हैं, बैक्टीरिया ले रहे हैं, तो बैक्टीरिया हमारे गट के लिए अच्छा है। अब क्या है, हमारे मुंह में जैसे आपने बोला कि बहुत सारी भ्रांतियाँ है कि क्या सुबह उठ के पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए।
तो जो अच्छे बैक्टीरिया है वो सलाइवा में कैसे ज़्यादा रहे, वो कैसे ओवर पावर करे बैड बैक्टीरिया को। इसके लिए क्या करना होता है कि रात में जब आप सो रहे हैं तो ब्रशिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप रात में ब्रश कर लेते हैं, कोई भी फूड पार्टिकल आपके मुंह के अंदर नहीं जमा होता है, तो क्या होता है उसमें कि बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया है उसका लोड कम हो जाता है और गुड बैक्टीरिया है वो ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक है, तब आप अगर सुबह उठ के, चूँकि सलाइवा में बहुत सारे इंजाइम भी हैं, सब बहुत सारे जो है प्रोटीनेशियस इंजाइम है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्प करता है। तो ये तो फैक्ट है कि सुबह उठ के पानी पीना चाहिए बिना ब्रश किए हुए, लेकिन ये भी फैक्ट है कि रात में ब्रश करके सोना चाहिए। अगर आप रात में ब्रश करके नहीं सो रहे हैं तो गुड बैक्टीरिया का लोड जो है काफ़ी कम होगा, और आप जो गुड बैक्टीरिया आपके जो गट के लिए, जिस गट की आपने बात की, जो अच्छा होगा वो बुरा भी होगा। तो उस कॉलोनी को, उस बैलेंस को, उस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए रात में ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। दिन में आप कह रहे हैं कि 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह में खाने से पहले और एक रात को। खाने से पहले वाली बात भी एक मिथ है। अच्छा, खाने के बाद भी ब्रश कर सकते हैं। उस पर भी मैं एक फोकस डालता हूँ। आपको एक बात, इस बात पे भी मैं बताना चाहूँगा कि रात में, जैसे मैंने ब्रश करने की बात बोली, आप सुबह में भूल जाइए, लेकिन रात में ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रात में ब्रश करते हैं तो सुबह आप बिना ब्रश किए भी खा सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है आए हैं, तैयार होके आए हैं, तो क्या आप कहीं गिर गए या आपको कीचड़ लग गया तो आप फिर घर जाएंगे, आप फिर से ड्रेसअप होके आएंगे और फिर कहीं निकलेंगे ऑफिस के लिए। हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, मतलब अपने आप को फिट कर लिया, साफ सुथरा कर लिया, और इसके बाद क्या करते हैं, हम गंदा करते हैं खुद को। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिया में एक गलत पैटर्न है। हमारे माता पिता हमें बचपन से जो प्रैक्टिसेस करवाते आ रहे हैं, आज मुझे पता लगा कि ये प्रैक्टिसेस गलत हैं। गलत है, एग्जैक्टली। अगर आप देखेंगे तो, लेकिन ये कब पॉसिबल है, फिर मैं वही बात बोलना चाहूँ कि जब आप रात में ब्रश करके सोते हैं, अगर आप रात में ब्रश करके सोएंगे तो आप सुबह क्या है, इजीली आप खाना खा सकते हैं। जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो फूड को ब्रेक करने में भी हेल्प करेगा, और इसके बाद क्या होगा कि आप उसको ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो और आप जैसे आपने खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बीच में अंतराल रखें 5 से 10 मिनट का। क्योंकि मान लेते हैं आपने कुछ गर्म खाना खाया हो, कुछ ठंडा खाना खाया हो, आप तुरंत आप स्विच ओवर कर जाएंगे ब्रशिंग पे, तो क्या होगा, ठंडा और गर्म की वजह से भी इनेमल जो है वो ख़राब होता है। तो 10 मिनट का ब्रेक देखें, फिर आप ब्रशिंग कीजिए, फिर आप कहीं अपने काम पे जाइए। उससे क्या होगा कि आपका माउथ जो है लंबे समय तक फ्रेश रहेगा और बैक्टीरिया का ग्रोथ उतना कम होगा। अब क्या होता है कि मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है कि माता पिता को पता नहीं होता कि बच्चों का डेंटल केयर कैसे करना है। सबसे पहली बात ये, और इसमें दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये रहेगा मेरा कि डेंटल केयर बच्चों की किस उम्र से उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कुछ भी माता पिता खिला रहे हैं। बचपन में तो माँ का दूध पीता है, उसके बाद जब खाना खाना शुरू करता है तो उसकी ब्रशिंग भी सही से नहीं होती। बहुत सारे बच्चे जिद करने लगते हैं कि ब्रश नहीं करना है, ऐसा वैसा, और बचपन में मिल्क टीथ अक्सर बच्चों का मैंने देखा है कि वो ख़राब हो ही जाता है, उसमें कैविटी लग ही जाती है। तो उनके लिए किस उम्र में से शुरू करें डेंटल केयर करना, और कैसे डेंटल केयर करना शुरू करें, ये भी बता दीजिए। देखिए, बच्चे जो हैं वो जो है देश के भविष्य हैं। तो बच्चों को जो है वो तो पेरेंट्स को बहुत ही अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ केयर करना बहुत आवश्यक है। तो मैं पेरेंट्स से यही आग्रह करूंगा कि बच्चे का, जैसे कि आप 9 महीने के एज से मैं समझता हूं कि टूथ आने शुरू हो जाते हैं आगे वाले, और 11 to 12 ईयर्स तक क्या होता है कि मिक्स डेंटिशन रहता है। बच्चे के दांत जो पहली बार जो एक्सफोलिएट होते हैं, जो गिरते हैं, वो 5 से 6 साल की उम्र में फ्रंट के टूथ आते भी हैं और जाते भी हैं। उसके बाद क्या होता है, अगली डगलिंग स्टेज उसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, मिक्स डेंटिशन होता है। कुछ प्राइमरी टूथ होते हैं, कुछ परमानेंट टूथ होते हैं, और सारे परमानेंट टूथ आने में 11 से 12 साल का समय लगता है। अब क्या होता है इसमें, ये क्यों आवश्यक है बच्चे का दांत का देखभाल करना, क्योंकि अगर दांत के निकलने की उम्र मान लीजिए किसी दांत की 6 साल है और वो अपने समय से पहले निकल गया, तो जो परमानेंट टूथ को उसकी जगह पे आना है वो अपने समय से पहले आ जाएगा। अच्छा। और जो दांत आप देखेंगे बच्चों के टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसका वन ऑफ द रीजन यही है कि दांत सही समय पे निकलते नहीं हैं और सही समय पे आते नहीं हैं। ठीक है, तो सही समय पे दांत का एक्सफोलिएट होना, निकलना भी आवश्यक है और सही समय पे आना भी आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है कि मदर क्या करती है, बॉटल फीडिंग करती है या ग्लास से दूध देती है, और बच्चा क्या करता है, आलस के स्वरूप या स्वभाव के स्वरूप आप बोले, तुरंत बेड पे सोने चले जाते हैं। तो क्या होता है, मिल्क में चूंकि सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज है, तो ये सारे शुगर का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, जो इनेमल के लेयर्स है उसमें स्टिक होके, चूँकि वो सुगरी है
फ्रुक्टोज ग्लूकोज, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जो है वो स्टिक होकर बैक्टीरिया को आमंत्रण देते हैं, जिसकी वजह से कैविटीज़ का फॉर्मेशन होता है। मैंने एक ये भी देखा, जो आपने मिल्क फीडिंग की बात की, कि बोतल से जब दूध पिलाया जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे लिप का, ये भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और ये शायद माता पिता को पता नहीं है, या जो वर्षों से जो प्रथा चली आ रही है वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा डिटेल बताइए। बहुत अच्छी बात आपने की, जो आपने स्ट्रक्चरल जो फॉर्मेशन होता है, जैसे निपल से अगर दूध पी रहा है कोई बच्चा, बॉटल फीडिंग कर रहा है, तो एक तो बच्चों में देखा गया एक बीमारी जिसको बोलते हैं नर्सिंग बॉटल कैरीज। अच्छा। एक बीमारी का नाम ही है। मतलब नर्सिंग मीन्स जब आप बच्चे को पाल रहे होते हैं, बॉटल मीन्स जिस बॉटल से दूध पी रहा है, और कैरीज मीन्स कीड़ा लगना। नर्सिंग बॉटल कैरीज मतलब जब पालते हुए बच्चे को बॉटल से जब फीडिंग करते हैं तो उसको कीड़ा लगता है। अच्छा। तो इसमें क्या है, जो बॉटल का जो शेप होता है निपल का, वो जब बच्चा अपने मुंह में रखता है, उसको लॉन्गर टाइम तक सक करता है, अच्छा। तो लिप का इवर्जन हो जाता है। लिप जो है इवर्टेड हो जाता है, लिप में ऐसा लगा कि ऊपर की तरफ उठ गया है। इनफैक्ट यही नहीं, जैसे टोडलर्स में, बच्चों में जब दांत आ रहे होते हैं तो सुबसुबाहट सी होती है बच्चों में, इचिंग होती है बच्चों में, क्योंकि वो इरप्शन फेज होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, थंब को जो है सक करते हैं। थंब सकिंग की वजह से क्या होता है, जो पैलेट होता है यानी ऊपर की जो तालू होती है, वो उसमें भी जो है शेप में डिफॉर्मिटी हो जाता है, और दांत जो है आगे की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी बात क्या है, माउथ ब्रीदिंग। इनफैक्ट जो आप मुंह से, कुछ बच्चों को देखेंगे कि आप सांस लेते समय मुंह खुला रहता है। मुंह खुले रहने की वजह से, सांस लेने की वजह से भी दांत बाहर की तरफ आ जाते हैं, और लिप जो है इनकम्पिटेंट हो जाते हैं, मुंह खुला हुआ रहता है उनका। तो माउथ ब्रीदिंग रोकना। माउथ ब्रीदिंग अगर हो रहा है, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा जो है हमारा मुंह से सांस ले रहा है, तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से दिखाएं। और आपको ऐसा लगता है कि बच्चा थंब सकिंग कर रहा है, तो उसकी ये हैबिट छुड़वानी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत सारे अप्लायंस आते हैं, उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट है। और जैसे आपने थंब सकिंग की बात की, मैं माफ़ी चाहूँगा रोकने के लिए। थंब सकिंग की बात की, तो कोई ऐसा अल्टरनेटिव है जो हम बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हेल्दी भी हो, और वो इसकी जो थंब सकिंग की जो आदत है वो भी छूट जाए, वो भी जनता को? देखिए, इसमें क्या है, थंब सकिंग के लिए एक ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस होता है, जिसको एक बोलते हैं टंग गार्ड, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक वायर का लूप होता है जो हम लोग बच्चों को पहना के रखते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चा जो है थंग को जो है इंसर्ट नहीं कर पाता है माउथ में, और वो एक बैरियर का काम करता है। तो बैरियर होने की वजह से जो है बच्चे की हैबिट जो है वो ब्रेक हो जाती है, और फिर बच्चा नॉर्मल बिहेव करता है। अब एक जो बहुत जनरल क्वेश्चन बहुत सारे आज के जेन जीज का होगा, कि कई बार होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है और माँ का जो है उस हिसाब से मिल्क फॉर्मेशन नहीं हो पाता उनके बॉडी में, तो वो कहते हैं कि मिल्क मेरे में फॉर्मेशन हो नहीं रहा, बच्चे को भूख ज़्यादा लग रही है, तब हम जो है आउटर सोर्स से जो है मिल्क मंगवा के और बोतल के थ्रू फीड करते। तो इसका कोई हेल्दी तरीका है कि अगर माँ का दूध ना बन रहा हो और बच्चे को हमें फिर भी दूध पिलाना है, हेल्दी रहे, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि पता है आपको कि माँ का दूध बहुत ही पौष्टिक आहार माना गया है। बच्चे के लिए स्टार्टिंग के एज में माँ के दूध से बड़ा अमृत कोई भी नहीं है। माँ के दूध में एक पदार्थ होता है जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। अच्छा। वो कोलेस्ट्रम क्या करता है कि बच्चे को हेल्दी रखने में, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, सारा खेल इम्यूनिटी का है। बच्चे में अगर स्टार्टिंग में अगर इम्यूनिटी नहीं बनेगी, और वो इम्यूनिटी माँ के दूध से आता है, और वो नहीं होगा, तो बच्चा अक्सर जो है जब बड़ा होगा तो उसको अक्सर बहुत सारी बीमारियाँ ग्रसित से होता रहेगा, किसी न किसी बीमारी से। तो एक तो माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी भी फॉर्म में अगर दूध नहीं बन पा रहा है, और आप पैकेज दूध ले रहे हैं जो मार्केट में आ रहे हैं बहुत सारा, तो मैं ये बोलूँगा फिर वही बात कि गुणवत्ता देख के अच्छे ब्रांड का अच्छा चीज़ प्रयोग करें, जो कि मार्केट में जो सस्ते उपाय हैं, जो कि बच्चे की ज़िंदगी का मसला है, तो किसी न किसी रूप में उसको बच्चे को अच्छा और पौष्टिक जो है आहार दें। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि खाने को भी लेकर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि चॉकलेट मत खाओ, बिस्किट मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो 5 ऐसे फूड आइटम जिसको खाने से आपको परहेज करना चाहिए क्योंकि वो आपके ओरल हेल्थ के लिए सही नहीं है, और 5 ऐसे फूड आइटम जो आपको खाने ही चाहिए जो आपको ओरल हेल्थ के लिए अच्छे हैं, वो आप बताइए। देखिए, खाद्य पदार्थ तो हमारे जीवन का जो है वो संरचना करता है, वो हमारे विकास पद्धति में एक बहुत बड़ा उसका रोल है। लेकिन क्या खाना है ये भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या है कि आप कितना पौष्टिक आहार ले रहे हैं और क्या बच्चे की ईटिंग हैबिट्स है, उस पे ओरल हेल्थ बहुत कुछ डिपेंड करता है। आजकल आप देखेंगे जैसे फास्ट फूड हो गया, चाउमीन हो गया,
पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, बहुत सारे चिप्स आ रहे हैं मार्केट में, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स आ गए जिसमें सोडा होते हैं। ये सारे स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक हैं ही, ओरल हेल्थ के लिए भी हानिकारक है। अच्छा। ये क्यों हानिकारक है माउथ के लिए? क्योंकि ये स्टिकी फूड होते हैं। ये क्या होते हैं, इनमें एडहेयर करने का, स्टिक करने का टूथ में बहुत बड़ा क्षमता होता है, और उसको आप ब्रशिंग करेंगे तो भी वो 100% जा नहीं पाता है, जिस वजह से हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत सारी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है, बहुत सारा इवन इनफैक्ट इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स और कोलोन की प्रॉब्लम्स में भी बहुत सारा ये चीज़ रोल प्ले करता है। तो इसमें क्या है कि जो भी फास्ट फूड है, जो चिपकते हैं, जो मतलब स्टिकी होते हैं, उनको बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, फास्ट फूड को। और कुछ ऐसे चीज़ें जो मैं तो ये बोलता हूँ कि जितना कच्चा है समाज में, जितना आप कच्ची चीज़ें ले रहे हैं, रॉ फॉर्म में ले रहे हैं, वो सारे हेल्दी हैं। जो बहुत बड़े बड़े लोग खाते हैं कि जी वो जी बिल्कुल, हाफ फ्राइड खाते हैं, या फ्राइड तो अब छोड़िए कि बॉइल्ड खाते हैं, हाफ बॉइल्ड खाते हैं। तो ये सब खाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें क्या है, दांत के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी खट्टी चीज़ों में, आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये सब दांत के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम हो गया, स्पिनच से जो है आप आयरन वगैरह हो गया, ये सब बहुत, जितना आप हर्बल चीज़ें और जितनी रॉ फॉर्म में आप खाएंगे। सलाड्स को तो मैं मानता हूँ जरूर इंक्लूड करना चाहिए खाना में। सलाड जो होता है वो सेल्फ क्लिनजिंग फैक्टर होता है, वो खुद से साफ़ कर देता है दांत को। आपने कभी देखा है, मैं एक बड़ा फ़नी बात करूँगा आपसे, कि आपने कभी देखा है गाय को, भैंस को, बकरी को ब्रश करते हुए? नहीं। और आप कभी उनके दांत पे गौर कीजिएगा, कितने शार्प और कितने अच्छे रहते हैं। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि दे आर वेजिटेरियन। वो जो है आप देखेंगे घास खाते हैं भर दिन, रॉ फॉर्म, कुक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते हैं, जिस वजह से उनके दांत हेल्दी रहते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूँ, अगर आप रोज़ सलाद इंक्लूड कर रहे हैं आप अपने खाना में, आप भर भर के सलाद खाइए। आप जितने फाइबर फूड खाएंगे, जितने रफेज फूड खाएंगे, उतना आपका दांत अच्छा होगा, उतनी ब्रशिंग की जो वो है, आपका टेंशन है, वो आपको कम पड़ेगी, उतना सेल्फ क्लिनजिंग जो है ये सारे फूड है। उतना फूड में विटामिन सी तो ज़रूर इंक्लूड करिए। विटामिन सी में सिट्रस फूड जितने भी होते हैं जो खट्टे होते हैं, वो सारे पदार्थ को जरूर लेना चाहिए, उससे दांत हमारा हेल्दी होता है। अब आपने एक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का ये मुद्दा छेड़ ही दिया है, तो इस पे बात कर लेते थोड़ा सा। क्या मतलब अगर किसी बच्चे को शुरुआती दौर से वेजिटेरियन खाना खिलाया जाए और किसी बच्चे को, एक बच्चा है जिसको नॉन वेजिटेरियन शुरुआती दौर से खिलाया जा रहा है, तो दोनों के दांतों के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा, माउथ के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा, और किस तरीके से ये उसके ओरल हेल्थ पर असर डालेगा? देखिए ये आपने बहुत ही, फिर से मैं बोलूँगा कि लोग जो होते हैं वो वेजिटेरियन बाय बर्थ होते हैं एंड नॉन वेजिटेरियन बाय चॉइस होते हैं। तो इंसान तो सब नॉन वेजिटेरियन पैदा नहीं होते हैं, वो समाज की जैसा परिवेश है, जैसा फैमिली है, उस बेसिस में आप जो है उसको ब्रिंग अप एंड ब्रॉट अप करते हैं बच्चों को। मेरा ये मानना है कि बिल्कुल वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेजिटेरियन डाइट जो है वो ग्रोथ के पैटर्न पे और टूथ के पैटर्न पे बहुत बड़ा असर डालता है। जैसे हमारे दांत में जो केनाइन जो टूथ होता है, डेट इज़ फॉर वियरिंग एंड टीयरिंग। अच्छा। वो चीरने और फाड़ने के काम में आता है। उस दांत को, केनाइन टूथ को वियर एंड टीयर टूथ ही बोलते हैं। अपर और लोअर जॉ मिला के कुल 4 केनाइन टूथ होते हैं, ठीक है, 2 ऊपर 2 ऊपर 2 नीचे। तो उसमें क्या है कि अगर किसी का नॉन हैबिट है आपका नॉन वेजिटेरियन फूड का, अच्छा। तो उसमें क्या होंगे, उनके जो केनाइन जो टूथ होंगे दे आर वेरी शार्प। और जो वेजिटेरियन होते हैं उनके केनाइन जनरली शार्पनेस उनकी कम होती है, क्योंकि उनकी ईटिंग पैटर्न और हैबिट जो है थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इनफैक्ट जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उनको च्यू करने की जो है वो ज़्यादा टेंडेंसी होती है, आप उसको ज़्यादा चबाते हैं। तो जो मैंडिबल है, नीचे का जो जबड़ा है या मैक्सिला है जो ऊपर का जबड़ा है, उसके ग्रोथ के पैटर्न में भी काफ़ी डिफरेंसेस देखा जाता है। कि अगर आप ज़्यादा मैस्टिकेट कर रहे हैं तो आपका जो मैंडिबल है उसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है और बहुत ब्रॉड होता है। जबकि आप देखेंगे जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके जॉ लाइन जो है वो काफ़ी स्लिम होती है और ग्रोथ पैटर्न भी उसी के अनुपात में होता है। तो मतलब अगर अच्छा जॉ लाइन पाना है आपको, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको वेजिटेरियन बनना पड़ेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात एक ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं जिनको हेल्थ आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो वेजिटेरियन बनिए और अच्छे जॉ लाइन को पाइए। बाकी खाना क्या खाना है, क्या नहीं खाना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आगे बात करते हैं कि दांत जो है उसका कितना असर पड़ता है हमारे जीवन में, क्योंकि
मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कों को भी देखा है जो थोड़ा सा खाना लेके बहुत समय तक बैठे रहते हैं, उसको चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, और बहुत सारे लोग तुरंत लेते हैं खाना को, निगलते हैं और खा लेते हैं जल्दी में। तो कितने समय चबाना चाहिए, क्या उसका प्रोसीजर होना चाहिए जिससे खाना सही से पच भी जाए? और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं खाया पिया लगता नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारे फूड का जो पूरा रोड मैप है उसमें होता है चूइंग ही सबसे पहला स्टेप है। तो किस तरीके से खाने को चबाया जाए, खाया जाए कि वो प्रॉपरली हमारे बॉडी में लगे? देखिए खाना जो है वो उसकी सबकी हार्डनेस अलग अलग है, और कोई व्यक्ति खाने पे जो समय देता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खाना तो इनफैक्ट सारे खाने को चबा के खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी में क्या होता है, फेट ऑफ द फूड क्या है। फेट ऑफ द फूड कहने का मतलब बॉडी में क्या उसका फेट है, आपने माउथ में डाला, उसको कहाँ से जाना है, क्या उसका लास्ट फेट है, कहाँ से उसको निकलना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम डिग्लूटेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम इंजेशन टिल गेटिंग एक्सक्रीशन, गेटिंग इट आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। फूड को ब्रेक डाउन होने के लिए उसके पार्टिकल साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर खाना को सीधे डायरेक्टली निगल रहे हैं और आप अच्छे रूप में उसको चबा नहीं रहे हैं तो बॉडी में न्यूट्रिशन काफ़ी कंपोनेंट्स काफ़ी कम जाएगा, क्योंकि खाने को ब्रेक डाउन होने के लिए उतने से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ेगा। हमारे बॉडी में जो खाने का ब्रेक डाउन होता है जिसको लाइसिस बोलते हैं, वो लाइसिस और डिकम्पोजिशन कैसे होता है, हमारे बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जो होता है, एटीपी की एनर्जी को यूज करके और खाने को ब्रेक डाउन करता है। तो अगर आप बड़ा बड़ा चंक खाएंगे, अगर आप सीधे सोलो करेंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी समय लगेगा, ब्रेक करने में काफ़ी समय लगेगा, हमारी एनर्जी जो है ब्रेक डाउन काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो खाना जो है शरीर में लगेगा नहीं। अगर आपने उसको मैस्टिकेट करके आपने अच्छे से खाया है, आपके सारे दांत फंक्शनल है, आप अच्छे से मैस्टिकेट कर रहे हैं, तो एक तो एनर्जी कंटेंट भी ज़्यादा बॉडी में लगता है, और दूसरा क्या है कि हमारी बॉडी की एनर्जी कंजम्पशन भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। एक जो सवाल जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि मेरे उम्र के जो लड़के हैं, मैं इसमें अपनी भी गलती मानता हूँ, अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ, कि मेरे उम्र के जो लड़के हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है आजकल के बच्चों में स्ट्रेस और नींद की कमी, बहुत लेट तक सोना, ये बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड होता है। क्या इससे भी ओरल हेल्थ और मुंह पर ये पूरा असर डालता है? देखिए लेट तो उठना ही नहीं चाहिए। आप जितना जल्दी सोएं, जितनी जल्दी बेड पे जाएं और जितना अर्ली मॉर्निंग उठे उतना हेल्थ के लिए अच्छा है। इन जनरल जो है ये तो कॉन्सेप्शन है। लेकिन ओरल हेल्थ की जहाँ तक बात है, स्लाइवा प्रोडक्शन जो है हमारे बॉडी में, हमारे माउथ में होना, स्लाइवा जो है बहुत बढ़िया कंपोनेंट है हमारे डाइजेशन के लिए। तो अगर आप लेट नाइट आप उठ रहे हैं, तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ या मैंने ऐसा ट्रेंड देखा है, मैंने अपने पढ़ाई के समय अभी हॉस्टल में देखा था कि बच्चे अगर ज़्यादा देर तक जग रहे हैं तो या तो वो कैफ़ीन ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉफ़ी, या तो मैगी खा रहे हैं, या तो वो चिप्स खा रहे हैं, तो इनटेक ऑफ फूड बढ़ जाता है, खास करके फास्ट फूड। दूसरा क्या है, एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं जेरेस्टोमिया। जेरेस्टोमिया इज़ नथिंग जस्ट ड्राइनेस ऑफ माउथ, जिसमें क्या होता है मुंह सूखने लगता है। इसमें क्या होता है कि स्लाइवेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही स्लाइवेशन डिक्रीज होगा तो कैरीज लगने की जो चांसेज होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं, और अलग अलग बीमारियां जो है, इनफैक्ट आप पूछेंगे मुझसे शुगर जो है, जैसे आप डॉक्टर्स जनरली क्या बोलते हैं, आपको चीनी की बीमारी है, आप खूब टहलो, आप आलू छोड़ दो, आप चावल छोड़ दो। आज आपको मैं बहुत ही बड़ी बात एक बता रहा हूँ, हमारे जो बॉडी में इंसुलिन जो बनता है उसको एक नहीं बनने का वन ऑफ द मेन रीजन है बेड पे लेट से जाना। आप क्या करते हैं, लेट से खाना खाते हैं, 11 बजे खाना खा रहे हैं, 12 बजे खाना खा रहे हैं, आप ऑफिस से आए लेट हो गए और आप डायरेक्ट जंप ओवर करते हैं बेड के ऊपर। तो इससे क्या होता है, फूड को ब्रेक करने का चांस नहीं मिलता है, और ग्लाइकोजन जो है स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में इन ए फॉर्म ऑफ फैट, और इंसुलिन जो है वो नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज जो है और बढ़ते चला जाता है। अगर किसी को स्वस्थ रहना है और कोई डायबिटिक है तो उसको अर्ली मील जो है लेना, 6 से 7 के बीच, मैं तो बोलता हूँ 7 से 8 भी नहीं, 6 से 7 के बीच अपनी मील को रखें, पहला मील, ठीक है। उसको आप जो है
शाम के समय ले, फिर आप चलिए मान लीजिए 10 बजे सोते हैं, आप 10 बजे बेड पे जाइए, नॉट एन इशू। लेकिन जो मील होता है रात का, जो डिनर आप लेते हैं, वो अर्ली, एट द अर्लीस्ट लेने का प्रयास करें। ये मैंने बहुत लोगों से सुना है। मैं अनुष्का शर्मा, विराट कोहली के पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें ये बात कहते हैं कि सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद माफ कीजिएगा, खाना खाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है हमारे फैट को भी कट करता है और ये हमारे हेल्दी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा है। जो स्ट्रेस होता है या जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं अनहेल्दी लाइफ स्टाइल का, उसमें लेट तक जगना और लेट खाना खा के सोना भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। एक और चीज़ है जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब भी लोग आजकल जल्दी जल्दी ब्रश कर लेते हैं, कहीं जाना होता है तो वो मुंह में जो है कभी तंबाकू रख लिया, कभी उन्होंने जो है इलायची आता है, इलायची का इस्तेमाल करते हैं, माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं, फ्लॉसिंग। तो माउथ वॉश का क्या कनेक्शन है हमारे जो माउथ में, गम्स में? क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी है? कितना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और क्या अगर हमारे माउथ में मतलब जर्म्स हैं, इसी के कारण हमारे माउथ से बास आता है? देखिए जैसे कि आपने बोला तंबाकू, तंबाकू हमारे समाज के लिए अभिशाप है। सरकार बैन कर रही है, फिर भी बिक रहा है। इसमें बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और सेल्फ भी इंसान को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। मैं इस चीज़ पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ बड़े यंग पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनका मुंह भी नहीं खुलता है, वो खाना नहीं खा पाते हैं, बर्निंग सेंसेशन रहता है। इनफैक्ट आप खाने की तो बात छोड़िए, पानी पीना उनके लिए मुश्किल है। अच्छा। और मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ विगत, चूँकि मुझे 8 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए, मैं देख रहा हूँ मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये चिंता की विषय है। मैं देख रहा हूँ बहुत कम एज में 20 ईयर्स, 80 ईयर्स, 24 ईयर्स, 25 ईयर्स के बच्चे खास करके इस चीज़ की चपेट में आ रहे हैं। और कैंसर एक ऐसा हमारे समाज का एक अभिशाप है, चूँकि आपको पता है इसके लिए अभी भी बहुत सटीक जो है कोई इलाज ईजी नहीं आया है। ये जो है पूरी ज़िंदगी को, सिर्फ उसी बच्चे की ज़िंदगी को नहीं, इनफैक्ट पूरे फैमिली को बर्बाद कर देता है। अब बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, जब यहाँ पे पॉडकास्ट मैंने बताया कि शूट करने जा रहे हूँ, कोई सवाल है आपका, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं पिछले 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि जो तंबाकू का सेवन है वो ना करूँ, छोड़ दूँ, लेकिन मुंह जो है लुसफुसाने लगता है, सही तरीके से नहीं छोड़ पाता हूँ, फिर 2 दिन छोड़ता हूँ, तीसरे दिन मुझे फिर आदत लग जाती है, फिर मैं खाने लगता हूँ। तो इस चीज़ से कैसे उभरे, आगे कैसे निकले? इसका कोई अगर हमारे पास अल्टरनेटिव हो जो हम खा सके, जब इस तरीके, क्योंकि साल हो गया बहुत, तो एक कहीं ना कहीं हैबिट बन जाती है, तो इस हैबिट से बाहर कैसे निकले? देखिए मैं तो ये मानता हूँ हैबिट इज़ आउट ऑफ हैबिट। हैबिट इज़ आउट ऑफ हैबिट कहने का मतलब है कि इंसान का हर चीज़ में 2 चीज़ का लड़ाई होता है अपने में, जो जिसको द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए जो बोलते हैं ना, तो द्वंद्व जो है अपने भीतर है। द्वंद्व किस चीज़ की है? एक दिल की लड़ाई है और एक मन की लड़ाई है, मस्तिष्क की लड़ाई है। तो अब आपको चूँकि देखना है इसमें एक अच्छे इंसान को, एक सभ्य इंसान को, इस समाज में जो रहते हैं उन लोगों को देखना है। रैपर पे सरकार ने बड़ी बड़ी चेतावनी जारी कर रखी है। इनफैक्ट पहले तो चेतावनी जारी कर तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, अब तो फोटो लग के आता है कि तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है। फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उनको आदत लगी हुई है, जैसे आपने बोला। तो दिल और दिमाग की लड़ाई है। अगर जो है दिमाग बोल रहा है कि खाओ, लेकिन दिल अंदर से बोल रहा है कि नहीं, ये करना गलत है, उनको जो कर रहे हैं उनको भी पता है कि ये हम गलत कर रहे हैं, फिर भी वो खा रहे हैं। आउट ऑफ हैबिट की जहाँ तक बात है, तो हैबिट छोड़ने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि वो लीजर टाइम, फ्री टाइम ना बैठे, संगत ऐसे लोगों के साथ ही रखें जो अच्छे लोग हों, जो इन सब चीज़ों से दूर रहें, और अपने आप को जितना हो सके उतना बिजी रखें काम में। जितना बिजी रखेंगे उतना उस चीज़ से ध्यान हटेगा। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसके लिए बहुत सारी जो है च्युइंगम्स के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में मेडिसिन आती है। निकोटेक्स जैसे च्युइंगम आता है। तो निकोटेक्स का क्या काम है? ये जब आप इसको च्युई करेंगे च्युइंगम की तरह, तो ये इट विल गिव यू अ फ्लेवर ऑफ निकोटीन ओनली। तो आप इसका फ्लेवर जो है वो पाएंगे कि बिल्कुल उनको पेशेंट्स को टेस्ट जो है वो मिल रहा है निकोटीन का। तो एक तो उनका अर्ज जो है वो डिप्राइव हो जाता है, वो सप्रेस हो जाता है खाने का। दूसरा क्या है कि वो खाते खाते क्या होगा,
उनका जो हैबिट है, जो फॉर्म जिस फॉर्म में ले रहे थे, वो छूटता चला जाएगा। और एक समय आएगा जब उनको उस च्युइंगम को भी खाने का मन नहीं करेगा और हैबिट जो है ब्रेक हो जाएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे पेशेंट्स को कि आप देखेंगे हमारा सेंटर जो है गायत्री डेंटल केयर मैक्सिलोफेशियल एंड इम्प्लांट सेंटर, ये जो है टोबैको सेसेशन सेंटर भी है, हम लोग चला रहे हैं। इसमें क्या है, हम लोग पेशेंट्स की ग्रूमिंग करते हैं, पेशेंट्स को कैसे अपने हैबिट्स को छोड़ना है उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं, और हम पेशेंट से मेक श्योर करवाते हैं कि आप जो है उस चीज़ को छोड़ पाएँ। विथड्रॉवल सिम्टम्स कुछ होते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, यह अपने सेंटर में पेशेंट्स को बताते हैं, उनसे प्रैक्टिस करवाते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि जितने भी यंग लोग हैं, सारे फ्यूचर हैं हमारे भविष्य के। मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि देश हमारा सबसे यंग देश है, ये हमारा प्लस पॉइंट है जी। तो ये जो समाज है, जो यंग जनरेशन है, ये हमारा पीछे ना रह जाए इस भीड़ में, ये अच्छे निकल के आए, ये समाज को लेके आगे जाएं। तो इन सब हैबिटों से, इन सब दुष्प्रचार से, इन सब चीज़ों से उनको दूर रहना पड़ेगा। एक मैक्सोफेशियल सर्जन होने के नाते आप मोदी जी का आपने जिक्र किया, क्या मोदी जी से और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उनसे एक क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? आप एक डॉक्टर भी हैं, आप लगातार पेशेंट को देखते हैं, हेल्थ आइकन अवार्ड से भी सम्मानित है, उस हिसाब से आप क्या मोदी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये चीज़ तो बिल्कुल हमारे देश में बंद होनी चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, ये रूल लेके आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूँ कि तंबाकू जो है किसी भी फॉर्म में उसका सेवन करना, मेक श्योर करना चाहिए कि ऐसी कोई फैक्ट्रीज ना लगे जिससे वो सुलभता से जो है वो लोगों तक पहुँच जाए। अच्छा। एक पहुँच को रोकना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ मान लीजिए कि सारा स्वयं पे भी हम लेकर करें तो वही सब कुछ नहीं है, कुछ सरकार को भी इसमें जो है कुछ काम करना होगा इस रूप में। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को इन चीज़ों पे भी ब्रेक लगानी चाहिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के। दूसरा क्या है कि लोगों को खुद भी इस चीज़ के प्रति जो है सचेत होने की आवश्यकता है। अच्छा, समझे कि नहीं? अब मैं कुछ मिथ और फैक्ट के बारे में बात करूंगा, आप हमें बताइएगा कि वो मिथ है या फैक्ट है, कितनी सच्चाई है, क्योंकि बचपन से हम ये सारी चीज़ें सुनते हुए आ रहे हैं। एक मतलब मैंने सुना कि बहुत सारे लोग आज जो गांव में है, रूरल सोसाइटी में बसते हैं, उनका मानना ये है कि दांत निकलवाएंगे तो आंखों की रोशनी चली जाएगी। मिथ है, फैक्ट है, क्या है? देखिए, बहुत सारे मिथ है डेंटल ट्रीटमेंट को लेके, और इसीलिए पेशेंट जब तक हमारे पास पहुंचते हैं तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है, काफ़ी डिलेड कंडीशन में, काफ़ी बैड कंडीशन में पहुंचते हैं। जब तक उनको प्रॉब्लम रिग्रेस करके दूसरे फॉर्म में हो जाए, कन्वर्ट ना हो जाए, मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक वो पहुंचते नहीं हैं। कभी कभी डिलेड जो है ट्रीटमेंट जो है वो बहुत बड़ा हम लोग के लिए एक चैलेंज हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें जो है डिले ना करें, पेशेंट्स टाइम से पहुँचे। जहाँ तक मिथ और फैक्ट्स की बात है, दांत का आँख की रोशनी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। बोथ का, दोनों का नर्व का जो कोर्स होता है या जो उसके रूट होते हैं वो अलग अलग होता है। दांत में अगर कैविटी है, अगर उसको बचाने के प्रयास हम लोग करते हैं सर्वप्रथम, अगर वो बचने लायक है तो उसको बचाते हैं, नहीं तो निकालते हैं। ये एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार है कि उससे आँख की रोशनी जाती है। इनफैक्ट आपने सुना होगा कि मुंह की सफाई करवाने से भी, दांत की सफाई करवाने से भी जो है कमज़ोर होते हैं। कभी भी किसी चीज़ को, गंदगी को हटने से कोई भी चीज़ हेल्दी होता है, वो कमज़ोर कभी नहीं हो सकता। चाहे वो तन का हो, मन का हो, अपने समाज का हो, अपने स्वास्थ्य का हो, सफाई एक बहुत बड़ा जो है वो इशू है। सफाई करना ही चाहिए, होना ही चाहिए जो। और ओरल हेल्थ तो सबसे ज़रूरी है। ये ऐसा माना गया है कि माउथ इज़ द इंडेक्स ऑफ बॉडी, ठीक है। माउथ इज़ द मिरर ऑफ बॉडी, और आप इसको ऐसे ही भाषा में समझें तो हमारा मुंह जो है एक दर्पण है। अगर मुंह ही स्वच्छ नहीं है, आप हाथ तो धो लेते हैं खाना खाने से पहले अपने सर्फ से या साबुन से, या धो लिया हैंड वॉश से आपने, और खाना को जाना है मुंह से, और मुंह में आपके करोड़ों बैक्टीरिया है। तो खाना को जाना है मुंह से, तो हाथ धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ओरल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो खा रहे हैं वो आपके शरीर में जा रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे हार्ट के ब्लॉकेजेस, अच्छा, आप देखेंगे वो जो है बैक्टीरिया जो है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एक बैक्टीरिया है जिसकी, जो कि इम्बोलिज्म का कारण है। अच्छा। जो कि थ्रोम्बस इम्बोलिज्म का कारण है, जो कि क्या करता है, हमारे जो आर्टरी है, जो हमारे वेंस है, उनको ये हार्ट को ब्लॉक करता है। अच्छा। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, हार्ट की ब्लॉकेज बैक्टीरिया के लोड की वजह से होता है। तो माउथ का हेल्थ, और अगर माउथ का हेल्थ अच्छा नहीं है, पेशेंट डायबिटिक हो गया, तो डायबिटीज़ का भी ओरल हेल्थ पे एक बहुत बड़ा वो है। इवन आप देखेंगे आर्थराइटिस,
जॉइंट पेन, ठीक है, ये सब में भी जो है ओरल हेल्थ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ओरल हेल्थ जो है वो इंडेक्स है हमारे पूरे बॉडी का। पहले के ज़माने में या इनफैक्ट आज भी, आज आप देखेंगे टंग का कलर देख करके हम पेशेंट को बोलते हैं टंग का कलर दिखाइए, पिंक होना, रेड होना, ऑरेंज होना, पर्पलिश होना, ये सारे इंडिकेटर हैं अलग अलग बीमारी के। मैं आप चाहूँगा कि हमारी जनता को आप एक बार समझा देगी कि कौन से टंग का कलर हो तो उसका क्या मतलब है। देखिए, अगर पर्पल है कलर, अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है टंग में, तो इसका मतलब है कि पेशेंट इज़ एनीमिक। अच्छा। वो पेशेंट में ब्लड की मात्रा काफ़ी कम है। ठीक है, तो एक तो ये है कि एनीमिक पेशेंट अगर होंगे तो उनका जो है ओवरऑल हेल्थ जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ब्लड की ही जब कमी है शरीर में, तो पर्पलिश कलर का ये मतलब, अगर पेल येलो कलर है, पेल येलो मीन्स काफ़ी लाइट कलर है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को जो है जेरेस्टोमिया है, मतलब माउथ की ड्राइनेस है। ठीक है, अगर हेल्दी है, पिंक, कोरल पिंक बोलते हैं, सो कोरल पिंक अगर कलर है हमारे माउथ का, तो बहुत ही अच्छा कलर है, पेशेंट इज़ बिहेविंग नॉर्मली। ठीक है, उनमें बैक्टीरियल लोड कम होगा और बाकी अदर प्रॉब्लम्स भी कम होती हैं। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कलर से आप उसको बीमारी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और मिथ और फैक्ट के सेक्शन में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि नीम के दातून से ब्रश करना ज़्यादा अच्छा है या फिर टूथब्रश से ब्रश करना ज़्यादा अच्छा है? देखिए, टूथब्रश क्या होता है कि उसमें चूँकि ब्रिसल्स होते हैं, चारों तरफ पहुंच पाते हैं। नीम के दातून का क्या है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है। नीम का दातून चूँकि आपको पता है कि खुद नीम का पेड़ ही एक मेडिसिन का फॉर्म है, उसके हर एक कंपोनेंट की अपनी बेनिफिट है। तो नीम का दातून यदा कदा कर लेना तो बहुत अच्छा है। अच्छा। लेकिन रेगुलर, जहाँ तक पैटर्न की बात है, रेगुलर ब्रशिंग की बात है, तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप ब्रश से ही करें। लेकिन आप कभी कभी इन हैबिट या ऐसे मतलब बैक्टीरियल लोड कम करने के लिए भी आप नीम का दातून उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं मार्केट से मतलब कोई मेडिसिन खरीद के दांत को उजला करने के लिए खाते रहते हैं, और इसमें एक चीज़ ये भी है कि वो उनको लोगों ने बता दिया है कि मतलब दांत पीले हैं मतलब दांत गंदे, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, दांत का कलर या स्किन का कलर, ये बहुत सारा चीज़ जो है वो रेसेज पे डिपेंड करता है। रेसेज मीन्स हो गया कि जैसे अफ्रीका के लोग जनरली जो है डार्क शेड के होते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके दांत भी वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो हमारे कॉम्प्लेक्शन पे दांत का कलर बहुत हद तक जो है वो डिपेंड करता है। तो इस भ्रांति में ना रहें कि अगर किसी के पीले हैं तो इसके मतलब गंदे ही होंगे। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है कि इंसान का त्वचा का या मेलानिन का पिगमेंटेशन कैसा हो रहा है, उसके बेसिस पे दांत के कलर होते हैं। हाँ, इनफैक्ट ये बात सही है कि दांत कभी कभी पीले होते हैं, उसमें जो आप पानी पीते हैं उसका इंटेक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर उसमें फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा या कम होगा, वैसे जनरली रिकमेंडेड है 1 ppm। ठीक है, अगर फ्लोराइड का कंटेंट अगर ज़्यादा या कम है, लेड की मात्रा उसमें ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो पीले होंगे और गंदे होंगे। तो इन सब चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करते रहना चाहिए। एक ये भी है जो मैंने सुना कि दांत अगर पीले हैं तो बेकिंग सोडा या नींबू से घस लो, दांत उजले हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दांत साफ जो होता है उसमें, जैसे आपने बेकिंग सोडा की बात की, तो आप जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट में ऐसा होता क्या है कि आपके दांत साफ हो जाते हैं? अच्छा। मैं दर्शकों से ये पूछता हूँ, कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्या होता है कंपोनेंट में? हमारे टूथपेस्ट में जितने ही मार्केट में मिल रहे हैं, उसमें सब में अलग अलग सिलिका के पार्टिकल्स के साइजेज हैं, अलग अलग माइक्रोन के साइजेज हैं जो है। तो ये माइक्रोन और जो उसकी सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट जो कंपोनेंट है, या पोटेशियम नाइट्रेट एक कंपोनेंट है, ट्राइकोसोलैन जो कंपोनेंट है, इन सब कंपोनेंट में जो सिलिका के पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो दांत के लिए कितना अच्छा या बुरा है। तो आप जो बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं या आप जो अदर मेथड्स का यूज करते हैं एज ए ब्लीचिंग एजेंट, तो वो दांत को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप उसको स्वयं से कोई प्रयोग ना करें, उससे बचें, और एक सही तरीके से उसके लिए ब्लीचिंग होती है। और मेडिकल टर्म से बोल रहे तो उसके लिए ब्लीचिंग होती है, उसके लिए किट आता है, उसके लिए अदर मेथड्स हैं, उससे हम करवा सकते हैं। लेकिन खुद के प्रयोग से बचें, ये सब चीज़ें जो है हानि कर सकती हैं। टूथपेस्ट की बात की आपने, टूथपेस्ट पे ही बात करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। हर्बल टूथपेस्ट, ठीक है, और आता है कि मैक्स फ्रेश,
मतलब आप टूथपेस्ट यूज़ कीजिए तो 24 घंटे आपका जो है फ्रेशनेस बना रहेगा। इस सब में कितनी सच्चाई है? कौन सा पेस्ट यूज़ करें, कितने मात्रा में यूज़ करें? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी टूथपेस्ट हैं मार्केट में जो थोड़ा सा ही अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मुंह में छाले भी आ जाते हैं। देखिए टूथपेस्ट जो है उसका मार्केट बहुत बड़ा है, पहले तो आपको ये समझना होगा। तो चूँकि मार्केट जब बड़ी होगी तो प्लेयर्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे, तो हर तरीके के टूथपेस्ट मार्केट में आ रहे हैं। अब उसमें से सही टूथपेस्ट चूज करना ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने देखा है पेशेंट्स करते हुए कि पेशेंट को सेंसिटिविटी नहीं है, मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, लेकिन सेंसिटिविटी है नहीं पेशेंट्स को, और वो सालों साल से जो है उसी पेस्ट से पर्टिकुलर ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट वो तो आश्चर्य की बात नहीं है, आश्चर्य की बात तो ये है कि यार उनके घर में 5 साल का बच्चा है, वो भी उसी सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट से कर रहा है, एज ए नॉर्मल टूथपेस्ट वो यूज। तो वो फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। इनफैक्ट सेंसिटिविटी वाले जो टूथपेस्ट हैं वो भी 3 महीने से 4 महीने यूज करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं यूज करना चाहिए। उससे ज़्यादा फिर रेगुलर टूथपेस्ट शुड बी यूज्ड। रेगुलर टूथपेस्ट आप यूज कीजिए, ठीक है, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। अब टूथपेस्ट का सिलेक्शन कैसे करें ये पेशेंट को देखने के बाद ही होगा। जैसे कि अगर पेशेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रेगुलर टूथपेस्ट यूज करें, अगर सेंसिटिविटी है तो सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है। वो भी कितने दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं? वो यूज कर सकते हैं 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। इनफैक्ट जो आप माउथ वॉश यूज़ करते हैं, माउथ वॉश को यूज करने, माउथ वॉश स्टेनिंग क्रिएट करता है, वो दांत को पीला बना देगा। इस माउथ वॉश में क्लोरोहेक्सिडिन नामक एक कंपोनेंट होता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि माउथ वॉश से दांत पीले होते हैं। माउथ वॉश को अगर सब 14 दिन से ज़्यादा आप यूज करते हैं तो वो क्या होता है, वो स्टेनिंग क्रिएट करता है। तो इनफैक्ट उसको आप रेगुलर ना यूज़ करें, ऑन एंड ऑफ मेथड पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार कर लिया आपने, और फिर उसको बीच बीच में ब्रेक करके यूज़ करें ताकि स्टेनिंग की प्रॉब्लम ना रहे। तो सही पेस्ट का सिलेक्शन वो पेशेंट्स के इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि उनको रिक्वायरमेंट क्या है या किस तरीके की प्रॉब्लम है। अदरवाइज वो नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करें जिसमें सिलिका पार्टिकल, ग्रिट पार्टिकल का जो साइज हो वो काफ़ी कम हो, ताकि एब्रेजन के चांसेस वो कम हो जाए। एक पर्सनल सवाल है ये कि आने वाले समय में गायत्री डेंटल क्लिनिक में आने वाले 5-10 सालों में ये लोगों को और क्या सुविधा आप ऐसी दे सकते हैं जो समाज सेवा के तौर पे एक नया आयाम जो है बिहार में और पूरे भारत में लिखा जाएगा? देखिए वी आर रनिंग टुवर्ड्स मेकिंग अ ट्रॉमा सेंटर। अच्छा। और हम लोग ऑन्कोलॉजी सेंटर भी बनाने की तरफ जो है हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि समाज में जो है जैसे मैंने बताया कि मुख का कैंसर एक बहुत बड़ा जो है ये अभिशाप है। तो हम चाहते हैं कि किसी न किसी माध्यम से ये सेंटर जो है और हम इसको विस्तार कर सकें, और उस पर काम हम लोग कर रहे हैं कि ये एक बड़े ट्रॉमा सेंटर और ऑन्कोलॉजी सेंटर में परिवर्तित हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें। तो ये थे आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार, जिन्होंने ओरल हेल्थ और हाइजीन को लेके अलग अलग मुद्दों पर हमारे साथ अपनी राय रखी। और मैं तो ये जानकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि जो माता पिता हमें वर्षों से ये सिखा रहे थे कि सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करना है, वो उतना ज़रूरी है ही नहीं। और इस पॉडकास्ट में न जाने कितने ही ऐसे पहलुओं पर हमने चर्चा की जो हमारे आपके आम जीवन को बदल कर रख सकती है और हमारे मुस्कुराहट में 4 चांद लगा सकती है। ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें द अनफिल्टर्ड बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया।